घर में टोका टाकी का माहौल था। तभी कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक ऐसा कमरा किराए पे ले लें जहां पर हम अपनी पूरी मर्जी कर सकें। ठीक वैसा ही करते हैं और परिवार से थोड़ा दूर वो एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। वहां पर वो नशा वगैरह, हुक्का वगैरह सब करते हैं। जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो रखते भी हैं। और नशा करते करते एक दिन की बात है, जब 4-5 हुक्के रखे हुए थे तो 8-10 दोस्त थे। लगातार हुक्का पी रहे थे और उनमें शर्त लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा धुआं निकालेगा। और बस इसी धुआं निकालने के चक्कर में इतना ज़्यादा धुआं निकल जाता है कि अड़ोस पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले लोगों को तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। और वो तुरंत ही सोसाइटी के लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लड़के आए हैं जो बहुत परेशान करते हैं। कभी शोर मचाते हैं, कभी बहुत तेज़ गाना बजाते हैं, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते हैं। और अभी आज तो हद ही कर दी ने, इतना हुक्का पीकर इतना ज़्यादा धुआं निकाल रहे हैं कि यहाँ तक उसका पॉल्यूशन आ रहा है। अब जब ये बात सोसाइटी में पहुँचती है तो लोगों ने ऐतराज़ करना शुरू किया। और इसी ऐतराज़ की वजह से, इसी टोका टाकी की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 3-3 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत ही भयानक रूप से। पहले कातिल ने उस कत्ल के लिए खूब रिहर्सल किया, रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखे जिसको देखने के बाद उसको लगा कि शायद मैं कत्ल करूँगा लेकिन उसके बाद कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़ ही देता है और इसी की वजह से वो पकड़ा भी जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ ये है दिल्ली बसंत कुंज का एक इलाका किशनगढ़ का, और उसी का घर है C28/12। बात कर रहा हूँ 10 अक्टूबर 2010 की। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त था और इस घर में 4 सदस्य हैं। और जो एक सदस्य बेहोशी की हालत से अभी अभी उठा ही था, तुरंत ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। सुबह के 5 बजे के आसपास जैसे ही उसकी चीखों की आवाज़ लोगों ने सुनी, तुरंत ही लोग उसके घर की तरफ दौड़कर आते हैं। और आने के बाद देखते हैं कि बाकी के जो 3 सदस्य थे, जिसमें कि उस लड़के के पिता, उस लड़के की माँ और उस लड़के की बहन, तीनों की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भारी वस्तु से या किसी धारदार हथियार से उन्हें लगातार मारा गया है और पूरे घर में खून ही खून फैला था। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो जाता है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है और पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो पुलिस ने आकर जो मंजर देखा, पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल प्रथम दृश्य में ये मामला देखकर यही लग रहा था कि जैसे कि लूटपाट करने के इरादे से इस घर में बदमाश घुसे हों और साथ ही विरोध करने की वजह से इन तीनों की हत्या कर दी गई है। लेकिन घर का एकमात्र सदस्य ऐसा था जो जीवित था और उसकी हालत देखी तो उसको भी कुछ चोटें लगी थी। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करनी शुरू की। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे या आसपास के लोगों से जो भी पता कर सकते थे, पता करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग, कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। और इस कारण पुलिस थोड़ा परेशान भी हो जाती है। और पुलिस के कुछ आला अधिकारी, काबिल लोग भी वहाँ पर बैठे थे। 8 लोगों की टीम बनाई जाती है। मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का था। पुलिस पर दबाव भी ज़्यादा था। मीडिया लगातार इस मामले की कवरेज करना शुरू कर देती है और बस पुलिस या पब्लिक सब यही चाहते थे कि बस जितना जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। लेकिन पुलिस को कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। अगर हम इस परिवार की बात करें तो दरअसल इस परिवार का मुखिया का नाम था मिथिलेश वर्मा, जो कि पीओपी का काम कर रहे थे, और उनकी पत्नी का नाम था श्रिया वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 48 साल थी और जो वो की गृहिणी थी। और साथ ही उनकी बेटी थी नेहा, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास थी। और साथ में एक उनका बेटा था सूरज, जो 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। सूरज पब्लिक स्कूल के साथ ही बेटा एक
प्राचीन गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल में प्रथम वर्ष का छात्र था, बीए प्रथम का। 19 साल के आसपास उसकी उम्र थी। वो घायल अवस्था में था और इसलिए उसका इलाज चल रहा था क्योंकि घर में 3 लोगों का कत्ल हुआ था। अब इसीलिए लड़के से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते थे। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसी सफलता हाथ भी नहीं लग रही थी। तभी एक सिपाही की नज़र एक लाश पर जाती है और जिस लाश को उठाने से पहले जब इसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, तो उससे पहले एक सिपाही ने कुछ देखने के बाद अपने बड़े सीनियर अधिकारियों से कहा कि साहब, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। वो कहते हैं कि कैसा काला? वो कहता है कि जो मिथिलेश वर्मा है और उसकी जो लाश पड़ी है, लाश के ऊपर एक चादर थी और कातिलों ने चादर के अंदर से ही चाकू मारना शुरू कर दिया था। कोई धारदार हथियार मारना शुरू कर दिया था। अब इस बात को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसमें क्या नई बात है। वो कहता है कि अगर लूटपाट होती तो वो जगा हुआ होता और चादर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती, और इसीलिए सोते हुए किसी भी व्यक्ति को चाकू क्यों मारेगा कोई? यदि जग जाता, कोई विरोध करता, तो शायद उसके ऊपर ये चादर भी नहीं होती और तब उसको चोट भी लगती। पुलिस वालों को लगता है कि इस बात में कुछ न कुछ दम तो जरूर है। साथ ही लड़के को सिर्फ एक चोट लगी थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो उस लड़के की माँ थी, उसको 17 बार चाकू मारा गया था और साथ ही जो लड़के की बहन थी, उसको 7 चाकू मारे गए थे और पिता को 8 बार चाकू मारे गए थे, और वो भी चाकू के घाव बहुत ही ज़्यादा गहरे थे। लेकिन लड़के के सिर में चोट थी, इसके अलावा कोई कहीं भी कोई चोट नहीं। लड़के को जब हॉस्पिटल से लाया जाता है और पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा, वो बताओ। वो कहता है कि घर के अंदर कुछ बदमाश घुस आए थे और बदमाश लूटपाट को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़के की बात में इसलिए भी दम था क्योंकि पूरे घर का जो सामान था वो बिखरा पड़ा हुआ था, चाहे वो अलमारी हो या कुछ भी हो, इधर उधर सारी चीज़ें बिखरी थी और इससे साफ पता चल रहा था कि वाकई किसी ने लूटपाट को अंजाम देने के लिए इस घर में घुसा था। लेकिन लड़के से जब बातचीत की जाती है कि तुम्हारे ऊपर चोट के निशान क्यों नहीं है, तुमने आखिर हमलावरों ने निशाना क्यों नहीं बनाया, तो लड़का कहता है कि उनमें से मुझे किसी ने धक्का दिया था और जैसे ही दीवार में सर लगता है वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया था। पुलिस के लिए यह भी एक बड़ा सवाल था कि एक तरफ तो उसकी माँ को 17 चाकू मारे गए हैं, बहन को 8, 7 और पिता को 8 चाकू मारे गए हैं, तो इस तरह से इतने ज़्यादा वार हैं, तो लड़के को सिर्फ धक्का कैसे मारा गया होगा? तभी लड़का उनके लिए प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। लड़के से जो कुछ जानकारी जुटाने की वो कोशिश कर रहे थे, तभी इस मिथिलेश वर्मा का जो घर का मुखिया था, उसके परिवार के लोगों को भी सूचना दी जाती है। दरअसल वो उत्तर प्रदेश के एक जिला कन्नौज का थाना था। ठठियारे वालों को सूचना दी जाती है और वो मौके पर पहुंचते हैं और आने के बाद उनसे भी पूछताछ की ही जा रही थी, साथ ही अड़ोस पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही थी। तो इस लड़के के चाल चलन के बारे में कोई ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं मिली। दरअसल इस लड़के का पढ़ाई में तो मन बिल्कुल भी नहीं था और ये 12वीं क्लास में आता है, तो 12वीं क्लास में इसने पढ़ाई में ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की और वो फेल हो गया था और परिवार के लोग चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। इसके पिता काफ़ी मेहनत करते थे और अपने बेटे के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करते थे और इसीलिए टोका टाकी भी ज़्यादा ही होती थी। तब उस लड़के से पूछा गया कि तुम ये बताओ कि हत्या का मेन कारण क्या था, तुमने आखिर अपने माँ बाप और बहन की हत्या क्यों की? इतना सुनते ही वो लड़का ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार के रोने लगा। परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों वालों के सामने ऐसे रो रहा था जैसे कि इस लड़के को जानबूझकर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तभी परिवार वालों ने पुलिस को भी टोका टाकी की, तो पुलिस वालों ने उन्हें स्ट्रिक्ट बोला कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटे में ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया था। उसके बाद जब लड़के से पूछताछ शुरू हुई तो लड़का फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। लड़का कहता है कि उसे हर छोटी से छोटी बात के लिए टोका जाता था। घर में वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, और साथ ही उसके दोस्तों को लेकर के हर तरीके से
उसके माँ बाप, उसकी बहन उसे बहुत टोकते थे, जबकि छोटी बहन जो कि अभी सिर्फ 9वीं क्लास में थी, उसका अफेयर चल रहा था। बल्कि वो तो मैसेज पढ़कर अपने माता पिता को सुनाती भी थी, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप उसे बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे और ना ही उससे नाराज़ होते थे। नाराज़ होते थे, मुझे कुछ सुनाते थे तो सिर्फ मुझे। लड़के के मन में बहन, माँ और पिता के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत पल गई थी कि वो एक बार ऐसा मौका आ ही जाता है कि वो 200 रुपये लेकर वो निकल जाता है। अब मोहल्ले वाले हों या घर वाले, सब उसे टोकते रहते हैं, इसलिए वो कहीं बाहर कमरा ले लेता है और वो सोचता है कि वहीं आराम से रहेंगे। लेकिन वहाँ जब हुक्का पार्टी होती है, उसके धुएं से आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कुल मिलाकर वो परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि घर में तो मैं परेशान हूँ ही, लेकिन बाहर भी परेशान हूँ। और तब उसने सोचा कि घर का जब कोई सदस्य रहेगा ही नहीं तो मुझे टोकेगा कौन। घर खाली हो जाएगा और मैं अपने घर में अपनी मर्जी के हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। ना कोई रोकने टोकने वाला होगा और ना ही कमरा खाली करवाने वाला। और इसीलिए उस लड़के ने, जिसका नाम सूरज था, सूरज ने 9 अक्टूबर 2018 के रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त था, अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो अपने घर में ही रखी हुई एल्बम को देखता है। एल्बम के एक एक फ़ोटो को बड़े गौर से देखता है और निहारते निहारते जब रात के लगभग 3 बज जाते हैं, उसके बाद वो उठता है। उठने के बाद, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले एक कैंची खरीद रखी थी, चाकू भी खरीद रखा था, और उन दोनों को खरीदने के बाद वो उसे छुपाकर घर में ही रख दिया था। और जिस रात को उसने तय किया कि आज उसको कत्ल करना है, तो सबसे पहले वो अपने पिता को सोते हुए उसने चाकू से 8 वार किए। एक के बाद एक बार कर रहा था और जब तक पिता की मौत नहीं हो जाती तब तक वो उन्हें मारता ही रहता है। और इसी बीच में अचानक उसकी माँ आ जाती है और जैसे उसकी माँ आती है, माँ ने जैसे अपने बेटे को रोकने की कोशिश की कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, तब उसने अपनी माँ के गर्दन पर भी चाकू मार दिया। माँ भी तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गई और साथ ही सारी आवाज़ सुनकर बहन की आँख खुल जाती है। और जब बहन आती है तो बहन को भी वो गर्दन पर चाकू मार देता है। बहन एक तरफ तड़प रही थी तो माँ दूसरी तरफ। उसने अपनी माँ पर 1-2 नहीं बल्कि 17 बार वार किए और जब तक पूरी माँ की पूरी तरीके से मौत नहीं हो गई तब तक वो मारता ही रहा, क्योंकि वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि माँ ही थी जो सबसे ज़्यादा रोका टोकी करती थी। अब बहन तड़प रही थी, हालांकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे उसको एक चाकू लगा और वो गर्दन में ब्लड निकलने लगा और वो तड़पने लगी, तो अपनी बहन को तड़पते हुए देखकर उसके पास गया और बैठ जाता है और उसको भी लगभग 7 बार चाकू मारता है। और मारने के बाद जब बहन मर जाती है तो आराम से उसके पास बैठता है और बार बार एक ही बात कहता है कि काश तुम मुझे न टोकती तो शायद मैं ये काम नहीं करता। अब आराम से, इत्मीनान से जो भी उसने हथियारों का इस्तेमाल किया था, चाकू, कैंची, सभी बाथरूम में ले जाता है, उसकी साफ़ सफाई करता है और उसके बाद घर में छुपा देता है। और उसके बाद घर में आराम से एक प्लान बनाता है, क्योंकि वो लगभग 15 अगस्त 2018 से ये सब कोशिश कर रहा था। और ये सोच रखा था कि अब मैं किसी न किसी दिन अपने परिवार के लोगों की हत्या कर ही दूंगा। और इसलिए वो लगातार ऐसे क्राइम सीरियल भी देखता था और वो क्राइम सीरियल देख करके अभ्यास भी करता था, रिसर्च करता था कि वो किस तरीके से कत्ल करेगा जिससे कि वो बच भी जाए। लेकिन वो इतनी रिहर्सल, इतनी तैयारी के बाद भी आखिरकार पकड़ा ही जाता है। और इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फिर वो चारों तरफ अपने घर का सामान फैला देता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी थी, पुलिस के लिए एक वजह ये भी थी कि जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो घर के अंदर जो पैसे रखे हुए थे उस पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, और जबकि उसकी लॉकर की चाबी वहीं पास में ही रखी थी। तो इसलिए पुलिस को एक ये भी विषय मिल गया था जिसको लेकर पुलिस थोड़ा सा इस लड़के पर और शक करने लग जाती है, क्योंकि पुलिस को यही लग रहा था कि अगर कोई लूटपाट के इरादे से आया था तो उसने पैसे को हाथ क्यों नहीं लगाया।
खैर आखिरकार वो पकड़ा जाता है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे पर माँ बाप बहन को नाज था, जो उसको पढ़ा लिखा कर कड़ी मेहनत मजदूरी कर कर इंजीनियर बनाना चाहते थे, वही उनका कातिल हो सकता है। और ये घटना दिल्ली की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन जाती है। हालांकि कई साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इस आरोपी को निचली अदालत से कोई सज़ा नहीं मिल पाई है। मामला कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का जितना हो सकता है ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।